नमस्कार दोस्तों मेरी ये कहानी समाज की एक ऐसी घिनौनी हकीकत की कहानी है जो अमीर और गरीब कुछ भी नहीं देखती। आखिर क्या कसूर था उस बेचारी 3 साल की बच्ची का जो आज जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। वो बेचारी तो फैशन भी करना नहीं जानती थी, जो कि आजकल लोग कहते हैं ना कि लड़कियां फैशन के नाम पर अंग प्रदर्शन करती हैं। अब पता नहीं लोगों की बातों में कितनी सच्चाई है। खैर जो भी हो, मगर यहाँ सोचने वाली बात यह है कि उस 3 साल की बच्ची को यह सब कैसे पता होगा कि फैशन क्या होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं पहेलियाँ क्यों बुझा रही हूँ, साफ साफ क्यों नहीं बता देती। तो फिर चलिए मेरे साथ उस बच्ची के बारे में जानने के लिए सुनते हैं कहानी शिकार। बेला और नरेन अपनी 2.5 साल की बेटी कुहू के साथ कुछ साल पहले ही आए थे हमारे पड़ोस में रहने के लिए। कुहू बहुत चुलबुली थी, हर समय चहकती रहती थी। उसकी प्यारी प्यारी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती थी। कुहू मेरे पास आकर जब भी अपनी तोतली भाषा में मुझसे बातें करती तो मैं अपनी सारी परेशानी टेंशन भूलकर हंसने लग जाती थी। यूँ समझ लीजिए कि कुहू मेरे लिए मेरी हर प्रकार के टेंशन की एक टैबलेट थी। एक दिन तो वो सुबह सुबह उठकर मेरे पास आ गई और कहने लगी, मुझे मम्मा से बात नहीं करनी, वो मुझे मारती है। जब मैंने बेला से पूछा तो उसने बताया, दीदी ये आराम से सो रही थी, पता नहीं क्यों अचानक से सोते सोते रोने लगी। जब मैंने इसे गोदी में उठाया तो मेरे पास से उठकर नरेन के पास चली गई और कहने लगी, मुझे आंटी के पास जाना है। आंटी कहाँ है? अभी तो वो मुझे मम्मा से बचा रही थी जब मम्मा मुझे मार रही थी। मैं समझ गई, उसने जरूर कोई सपना देखा होगा। मैंने बेला से कहा, शायद ये सपने की वजह से डर गई है, तुमने इसे सुलाने से पहले जरूर डांटा होगा। बेला ने अपने दिमाग पर जोर देकर सोचते हुए कहा, रात को तो नहीं, हाँ मगर मैंने इसे कल सुबह जरूर डांटा था। अब दीदी आप ही बताइए, इसे डांटू नहीं तो क्या करूं? अब देखिए सुबह सुबह मुझे कितने काम होते हैं। मुझे नरेन का नाश्ता और टिफिन दोनों 7:30 बजे तक रेडी करने होते हैं और इन महारानी जी को उसी टाइम पर खिड़की पर खड़े होकर बाहर देखना होता है। वो सामने स्कूल है ना, उसमें छोटे छोटे बच्चे पढ़ने आते हैं। उन बच्चों को देखकर ये बहुत खुश होती है। कल सुबह ये जिद कर रही थी खिड़की पर खड़े होने की, और फिर मुझे उस समय नरेन को नाश्ता भी देना था, इसीलिए मैंने इसके गाल पर धीरे से एक चपत लगा दी। उस समय तो ये रोते रोते सो गई, मगर जब मैंने इसे थोड़ी देर बाद जगाया तो बिल्कुल नॉर्मल थी। मगर पता नहीं सुबह सुबह से क्या हो गया। मैंने कहा, कभी कभी ऐसा हो जाता है, तुम टेंशन मत लो, थोड़ी देर में खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। अरे हाँ बेला, आज तो नरेन की छुट्टी होगी। बेला ने कहा, हाँ दीदी आज उनकी छुट्टी है। फिर मैंने कहा, तो फिर तुम ऐसा क्यों नहीं करती, कुहू को लेकर तुम दोनों कहीं घुमाओ, ऐसा करने से इसका मूड भी ठीक हो जाएगा। बेला ने कहा, ठीक है दीदी, मैं पूछती हूँ नरेन से। कुहू को लेकर वो दोनों घूमने निकल गए। शाम को वापस आने पर बेला मेरे पास आई और बोली, दीदी आपको कुछ बताना है, अभी तो टाइम नहीं है, कल दोपहर में मैं आपके पास आती हूँ। दूसरे दिन दोपहर को बेला मेरे पास आई, चेहरे से वो कुछ परेशान सी थी। मेरे पूछने पर उसने बताया, दीदी कल हम लोग कुहू को लेकर पार्क गए थे, उसके बाद हम लोग पिज्जा हाउस गए। मैंने कहा, अरे ये तो अच्छी बात है बेला, मगर तुम परेशान किस बात से हो? बेला ने कहा, वो कल मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे कुछ बताना है आपको। दीदी वही सब सोच सोच के तो मेरा दिमाग फटा जा रहा है। कल को मेरी कुहू भी बड़ी होगी, कहीं वो भी। दीदी सच में मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं आजकल की लड़की लड़कियों को हो क्या गया है। मैंने कहा, अरे बेला तुम बताओगी तब तो मुझे पता चलेगा ना कि तुम्हारी डर की वजह क्या है, क्यों परेशान हो तुम। बेला ने कहा, दीदी कल हम लोग पार्क में बैठे हुए थे, तभी मैंने देखा कुछ लड़के और लड़कियां पार्क के एक कोने में बैठकर आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। फिर एक लड़के ने अपने बैग से एक बोतल निकाली शराब की और प्लास्टिक के गिलासों में करके सबको देने लगा। सभी लोगों ने चीयर्स किया और एक सांस में पूरा गिलास खाली कर दिया। वो लोग आपस में बहुत ही वाहियात मजाक कर रहे थे। और दीदी सबसे हैरानी की बात तो ये कि वो सभी लोग यूनिफॉर्म में थे।
उन लोगों की उम्र भी ज्यादा नहीं थी। मुझे तो वो लोग 22 या 23 से ज्यादा के नहीं लग रहे थे। उसके बाद हम पिज्जा हाउस गए। दीदी वहाँ का नज़ारा तो और भी ज्यादा बढ़िया था। लड़कियों की ड्रेस देखकर मुझे शर्म आ रही थी। उनके कपड़े थे, दीदी वो लोग इतने छोटे कपड़े पहनी हुई थी, ऐसा लग रहा था जैसे नहाकर हम लोग टॉवल लपेट लेते हैं ना, बस फर्क इतना था उनका वो टॉवल थोड़ा सा महंगा वाला था। इतना बोलते बोलते बेला हंसने लगी। वो हंसते हंसते बोली, दीदी पता है, एक ने तो इतनी टाइट ड्रेस पहनी हुई थी, क्या बताऊं। एक तो पता ही नहीं चल रहा था उसकी ड्रेस कहाँ से शुरू हुई और कहाँ ख़त्म हो गई। ये समझ लीजिए दीदी, उसकी ड्रेस को संभालने की जिम्मेदारी उसकी ड्रेस में लगी जिप पर थी, पर वो बेचारी जिप भी आखिरकार कब तक उसकी भरी जवानी का बोझ छुपाती। वो छोटी सी जिप, नाजुक सी जिप, जब तक संभाल सकती थी उसने संभाला, और जब नहीं संभाल पाई तो टूट कर गिर गई। जिप का लॉक गिरते ही उसकी पूरी जिप खुल गई। वहाँ पर एक अंकल बैठे हुए थे। उन्होंने अपना कोट उतार कर उस लड़की को पहना दिया। उन अंकल ने उस लड़की को अपना कोट तो पहना दिया, मगर उसके बाद उन्होंने उस लड़की को जो सुनाया ना दीदी, देखने लायक सीन था। अगर उसकी आंखों में जरा सी भी शर्म होगी ना तो वो आगे से ढंग के कपड़े पहनेगी। मैंने कहा, यही तो विडंबना है बेला, हमारे बच्चे अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं और उधर वो विदेशी लोग हमारी संस्कृति को अपनाना चाहते हैं। उन्हें साड़ी बांधना नहीं आता, मगर फिर भी वो कोशिश करते हैं। यहाँ देखो, अगर किसी के यहाँ भजन कीर्तन हो तो किसी को बैठा नहीं जाता, सबको लेट होता है। वहीं अगर कहीं किटी पार्टी हो या और ऐसा कोई प्रोग्राम हो जहाँ मनोरंजन की सामग्री परोसी जाए, तब देखो वहाँ कैसी भीड़ जुट जाती है। बेला, भगवान के लिए यहाँ पर किसी को टाइम नहीं है। आज के बच्चों से पूछो भगवान के बारे में कितना जानते हैं, कृष्ण के बारे में, राम के बारे में कितना जानते हैं वो लोग। हमसे ज़्यादा तो वो विदेशी लोग जानते हैं कृष्ण के बारे में। हकीकत में तो बेला, शालीनता ही में असली सुंदरता छुपी हुई होती है। मेरी बात को बीच में काटते हुए अचानक से बेला ने अपना फ़ोन दिखाते हुए कहा, देखिए दीदी, आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। ये फ़ोटो मैंने चुपके से ले ली थी, थोड़ी सी वीडियो भी बनाई थी, मगर पता नहीं कैसे डिलीट हो गई। जब हम लोग जा रहे थे ना तो रास्ते में मुझे बाइक पर 2 लड़के और एक लड़की बैठे हुए थे। ये वही लोग थे जो हमें पार्क में मिले थे। पता है दीदी, पीछे बैठी लड़की ने लड़के की पॉकेट से सिगरेट और लाइटर निकाला। उसने दोनों सिगरेट एक साथ अपने होठों के बीच में दबाई और लाइटर से जला ली। उसके बाद उसने वो सिगरेट उन लड़कों के होठों के बीच में रख दी। उसके बाद वो कभी एक लड़के के मुंह से निकालकर खुद पीने लग जाती तो कभी दूसरे के मुंह से निकालकर। बेला ने जैसे ही फोटो मुझे दिखाया, उसे देखते ही मेरी आंखें फटी रह गईं। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मुझे ऐसे देखकर बेला ने पूछा, क्या हुआ दीदी, क्या आप जानती हैं इसे? मैंने कहा, नहीं नहीं, मैं नहीं जानती इसे। बेला से तो मैंने झूठ बोल दिया, मगर मैं खुद से झूठ कैसे बोलती। बेला के फ़ोन में जो लड़की थी वो मेरी दोस्त की बेटी सानिया थी। सानिया का ये रूप मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। इसके बारे में मुझे अपनी दोस्त को बताना था कि उसकी बेटी उसके लाड प्यार का कैसे फ़ायदा उठा रही है, मगर उसके लिए मुझे बेला के फ़ोन से वो फ़ोटो चाहिए था प्रूफ के लिए। मैंने बेला से बहाना किया, अरे बेला, आज ना मेरा बहुत मन कर रहा था आलू प्याज का पराठा खाने का, मगर क्या करूं यार, घर में प्याज ही नहीं है। तुम्हारे पास पड़ी हो तो ले आओगी क्या? बेला ने कहा, हाँ हाँ दीदी, क्यों नहीं, अभी लाई। वो फ़ोन लेकर जाने लगी तो मैंने उसे रोकते हुए कहा, बेला वो कुहू का फ़ोटो तो दिखाना जरा, जो पार्क में खींचा था। बेला ने गैलरी खोलकर फ़ोन मेरे हाथ में देते हुए कहा, ये लीजिए दीदी, आपकी कुहू की सारी पिक्चर्स देख लीजिए, तब तक मैं प्याज लेकर आती हूँ। बेला के जाते ही मैंने सानिया की फ़ोटो अपने फ़ोन में ले ली और बेला के फ़ोन से सबूत भी मिटा दिए, ताकि बेला को कभी भी पता नहीं चले कि उसके फ़ोन से कुछ चुराया गया है। हालांकि ऐसा करते समय मेरा दिल मेरा साथ नहीं दे रहा था, मगर फिर भी मैंने ऐसा किया क्योंकि यह सवाल मेरी दोस्त की बेटी की ज़िंदगी का था। इसके लिए मैंने मन ही मन ईश्वर से क्षमा मांग ली। अब तक बेला भी प्याज लेकर आ गई। वो मुझसे कोई सवाल करे उससे पहले ही मैंने उससे पूछा, अच्छा बेला, ये सब छोड़ो,
हमें क्या लेना देना सबसे। मुझे तुम ये बताओ, जब तुम यहाँ आई थी तो तुम कुछ परेशान सी थी, सब ठीक तो है ना? मेरी बात सुनकर बेला का मुस्कुराता हुआ चेहरा फिर से उदास हो गया। उसने कहा, दीदी मुझे टेंशन हो रही है आने वाली जनरेशन की। जिस तरह से हमारे समाज का युवा वर्ग फैशन के दलदल में धंसता चला जा रहा है, पता नहीं आगे जाके कहाँ रुकेगा। दिन ब दिन लड़कियों के कपड़े कितने छोटे होते चले जा रहे हैं, पता नहीं अब और कितने छोटे होंगे। दीदी कल को जब मेरी कुहू बड़ी होगी तो इस सब का उस पर कैसा प्रभाव पड़ेगा? मैंने कहा, अरे बेला, कुहू अभी बहुत छोटी है, तुम अभी से टेंशन क्यों ले रही हो? और फिर ये भी तो देखो ना, बुराई के साथ अच्छाई भी तो है हमारे समाज में। याद है तुम्हें, उस दिन कॉलेज के कुछ लड़के लड़कियां आए थे मेरे पास। बेला ने कहा, हाँ दीदी देखा तो था, मगर ये नहीं पता वो क्यों आए थे। मैंने कहा, अरे वो ऊपर जो बड़ा वाला रूम है ना, उसका पूछ रहे थे। वो लोग उसमें गरीब बच्चों के लिए कोचिंग सेंटर खोलना चाहते थे। वो कह रहे थे कि खाली टाइम में हम झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले बच्चों को पढ़ा दिया करेंगे और आपका किराया हम लोग अपने अपने पॉकेट मनी से मैनेज कर लेंगे। बेला ने पूछा, फिर क्या हुआ दीदी, क्या कहा आपने? मैंने कहा, क्या कहती, मेरा बस चलता तो वो कमरा उन्हें मैं ऐसे ही दे देती, 1 रुपया भी ना लेती, मगर क्या करूं, मजबूरी में मुझे मना करना पड़ा। बेला ने पूछा, क्यों? तो मैंने कहा, अरे वो इनकी मौसी जी है ना, उनके बेटे की शादी है अगले महीने। वो लोग गांव में रहते हैं, इसीलिए शादी करने यहाँ आ रहे हैं। अब तुम तो जानती हो, गांव में शहर जैसी सुविधा कहाँ होती है। बातों बातों में टाइम का पता नहीं चला। बेला ने कहा, अच्छा दीदी अब मैं चलती हूँ, नरेन के आने का टाइम होने वाला है। बेला के जाते ही मैंने अपनी दोस्त मेघा को फोन लगाया। हाय हेलो के बाद मैंने उससे पूछा, और बता सान्या कैसी है, क्या कर रही है आजकल वो? मेघा ने बताया उसकी पढ़ाई चल रही है और वो डिप्लोमा कर रही है। मैंने सोचा फोन पर बात करना शायद ठीक नहीं होगा, इसलिए मैंने मेघा से कहा, यार मेघा, बहुत टाइम से तेरे हाथ का आलू का चीला नहीं खाया। पता है मैंने भी कोशिश की थी बनाने की, मगर यार तेरे हाथ जैसा नहीं बना। मेघा ने हंसते हुए कहा, यार तू भी ना, मैंने कितनी बार तुझे बोला है, तेरा जब भी मन करे तू मुझे बोल देना। चल कोई ना, तू कल आजा, मैं तुझे पेट भर के खिला दूंगी आलू का चीला। दूसरे दिन मैंने अपना सारा काम फिनिश किया और मेघा से मिलने पहुंच गई उसके घर। उसका घर मेरे घर से बहुत दूर था, ऊपर से ट्रैफिक, इसीलिए उसके घर पहुंचते पहुंचते मुझे 2 बज गए। मेघा ने चीले की तैयारी पहले से ही कर रखी थी। हमेशा की तरह उसने चीले बहुत टेस्टी बनाए थे, मगर आज मेरा दिमाग और कहीं था। उसने पूछा, क्या हुआ यार, आज के चीले अच्छे नहीं बने क्या? चीला खाते टाइम तेरे फेस पर जो स्माइल होती है वो आज कहीं दिखाई नहीं दे रही। मैंने फेक स्माइल के साथ उसकी बात का जवाब दिया, नहीं तो ऐसे कोई बात नहीं है, तेरे हाथ के चीले की तो मैं दीवानी हूँ, बहुत टेस्टी बने हैं हमेशा की तरह। मगर ये दोस्त भी ना कसम से बहुत कमीनी चीज होते हैं, 1 मिनट में आपका चेहरा पढ़ लेते हैं। मेघा ने कहा, देख यार, अगर तू नहीं बताना चाहती तो बात अलग है, मगर झूठ तो मत बोल, तू बता या मत बता, मगर तेरे दिमाग में पक्का कुछ न कुछ तो चल रहा है। जैसे तैसे मैंने अपना चीला फिनिश किया और मेघा से बात करने की कोशिश करने लगी, मगर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि बात शुरू कैसे की जाए। अब सीधे सीधे तो उसे बोल नहीं सकती थी ना कि देख तेरी लाडली पढ़ाई के नाम पर क्या गुल खिला रही है। मैंने कहा, हाँ यार तू सही बोल रही है, आज मेरा दिमाग कहीं और है, मगर समझ में नहीं आ रहा बात तुझसे शेयर करनी चाहिए या नहीं। मेघा ने कहा, देख यार, अगर तेरी कोई प्राइवेट बात हो तो तेरी मर्जी पर डिपेंड करता है, अदरवाइज तू मुझसे कुछ भी शेयर कर सकती है, अगर तुझे मुझ पर विश्वास हो तो। मैंने कहा, अरे यार कैसी बात करती है, मुझे खुद से ज़्यादा विश्वास है तुझ पर। वो बात ही है कि जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो मेरी बहुत क्लोज है, बस ये समझ ले कि मेरे लिए उसमें और तुझ में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। उसकी एक बेटी है,
अपनी सानिया जैसी ही है, कोई कमी नहीं है उसे, किसी भी बात की परेशानी नहीं है। उसके पेरेंट्स तो उसकी हर डिमांड पूरी करते हैं, मगर वो लड़की अपने पेरेंट्स को धोखा दे रही है। वो उनके लाड़ प्यार का गलत फायदा उठा रही है। मेघा ने थोड़ा सा झुंझलाते हुए कहा, क्या यार तू बातों को गोल गोल घुमा रही है, साफ साफ बताना, ऐसा क्या कर दिया उस लड़की ने। मैंने कहा, यार वो लड़की पार्क में बैठकर शराब पीती है अपने दोस्तों के साथ, उनके साथ बाइक पर बैठकर सिगरेट के छल्ले उड़ाती है। मेघा ने पूछा, क्या ये सब तूने अपनी आंखों से देखा। मैंने कहा, हाँ, और मेरे पास प्रूफ भी है, देखना चाहेगी। मेघा ने कहा, है तेरे पास तो दिखा। मैंने अपना फोन उसके हाथ पर रखते हुए कहा, ये देख। फोटो देखते ही उसका चेहरा सफेद पड़ गया। सान्या, ये तो सान्या है। तो इतनी देर से सान्या के बारे में बताना चाह रही थी। हे भगवान, इस लड़की ने हमारे लाड़ प्यार की क्या खूब कीमत चुकाई है। मेघा लगभग बेसुध सी होकर सोफे पर दम से बैठ गई। मैंने उसे संभालने की कोशिश करते हुए उससे कहा, मेघा यार संभाल खुद को, और ये बता सान्या कहाँ है। कुछ भी उल्टा सीधा सोचने से पहले एक बार उससे बात करके पता तो कर। मेघा ने अपने आंसुओं को थामने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा, वो यहाँ नहीं है, उसे गए तो पूरा 1 महीना हो गया। कह रही थी यहाँ रहकर पढ़ाई नहीं हो पाती, हर वक्त शोर होता रहता है। 3-4 महीने बचे हैं एग्जाम के, इसलिए एग्जाम तक वो अपनी एक फ्रेंड के साथ रहेगी। उन दोनों ने मिलकर एक रूम ले लिया है रेंट पर। मैंने बहुत मना किया था, मगर तू तो जानती है ना विभू को, वो अपनी बेटी को लेकर किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। सानिया उनकी जान है। बेटी ने बस एक बार कहा, मगर उन्होंने उससे एक बार भी नहीं पूछा कि यहाँ रहकर पढ़ाई करने में क्या प्रॉब्लम है। बस चलती उसकी जिद पूरी करने। सानिया के मामले में विभू मेरे कभी नहीं सुनते। इस समय विभू भी यहाँ नहीं है, वो ऑफिस के काम से बाहर गए हैं। अब तू ही बता यार, मैं क्या करूं। मैंने मेघा से कहा, यार पहले तो खुद को शांत कर, इतना हाइपर मत हो कि तेरी खुद की तबीयत खराब हो जाए। ऐसा कर, सबसे पहले तो सान्या को फोन कर और उससे पूछ कि वो कहाँ है, मगर थोड़ा संभाल कर। उसे जरा भी शक नहीं होना चाहिए कि तुझे सब कुछ पता चल चुका है। तो उसे प्यार से बात कर और उसे वापस बुला ले, उसके बाद देखना क्या करना है। यार मैं तो तुझसे एक ही बात कहूँगी कि तू जो भी फैसला ले शांति से सोच और समझ कर लेना, क्योंकि सान्या की एज ही ऐसी है। इस एज पर आकर कुछ बच्चे सही डिसीजन नहीं ले पाते। उन्हें लगता है कि वो लोग जो कर रहे हैं वही उनके लिए सही है। अपने खुद के लिए डिसीजन में वो लोग किसी और का इंटरफेयर भी नहीं चाहते। इसलिए कहती हूँ, बहुत सोच समझकर सान्या से बात करनी होगी तुझे। अच्छा यार मेघा, अब मुझे जाना होगा, घर पहुँचते पहुँचते मुझे रात हो जाएगी। कल मैं तुझे फ़ोन करती हूँ, तो अपना ध्यान रखना और तू टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। मैंने मेघा को तो समझा दिया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर मैं खुद नहीं समझ पा रही थी, क्या सच में सब कुछ इतनी आसानी से ठीक हो पाएगा। क्या होता जा रहा है आज की जनरेशन को। दूसरे दिन दोपहर को मैंने मेघा को फ़ोन किया। मेरे पूछने पर उसने बताया, यार कल से कम 20-25 बार फ़ोन कर चुकी हूँ, उसका फ़ोन बंद आ रहा है। समझ नहीं आ रहा क्या करूँ उस लड़की का। बात करते करते अचानक मेघा रुक गई, फिर बोली, 1 मिनट यार, मैं तुझे कॉल बैक करती हूँ, किसी का कॉल आ रहा है। इतना बोलकर मेघा ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। लगभग 1-1.25 घंटे बाद मेघा ने मुझे वापस फ़ोन किया। उसने बताया सान्या का फ़ोन था। मैंने सान्या को वापस आने के लिए बोला तो उसने साफ मना कर दिया। जब मैंने ज़्यादा जोर देकर कहा, बेटा प्लीज़ कुछ दिन के लिए तो आजा, हमें तुम्हारी बहुत याद आ रही है, तो उसने कहा, ठीक है पापा आ जाएंगे तब आऊँगी, मगर सिर्फ 1 दिन के लिए। विभू को आने में अभी 1-2 दिन और लग जाएंगे, तब तक वेट करना पड़ेगा। मैंने कहा, चल ठीक है, जैसा भी हो तो मुझे बताना। मेघा से बात करके मैंने जैसे ही फ़ोन रखा, मैंने देखा कुहू मेरे पास आकर खड़ी है। आज उसने बहुत सुंदर ड्रेस पहन रखी थी, बिल्कुल बार्बी डॉल लग रही थी। उसके पीछे पीछे बेला भी आ गई, वो भी तैयार थी न्यू ड्रेस में। मैंने कहा, क्या बात है भाई, आज तो दोनों माँ बेटी बड़ी सुंदर लग रही है।
कहीं पार्टी वार्टी में जा रही हो क्या? बेला ने हंसते हुए कहा। नहीं दीदी, पार्टी में तो नहीं जा रही, मगर हम लोग मुजफ्फरनगर जा रहे हैं। कुहू के मामा की शादी है। मुजफ्फरनगर बेला का मायका था। मैंने कहा, मामा की शादी? मगर तुमने तो कहा था तुम्हारे एक ही भाई है और उसकी शादी तो बहुत पहले ही हो चुकी है, तो फिर ये। बेला ने कहा, दीदी ये मेरी मौसी का बेटा है। मौसी को बेटी नहीं है ना, इसलिए सब कुछ मुझे ही करना है। इसीलिए तो 1 महीना पहले ही जा रही हूँ। शादी तो अगले महीने है। मैंने सोचा कि जाने से पहले आपकी लाडली को आपसे मिलवा लाऊं और मेरा भी काम हो जाएगा। वो क्या है ना दीदी, मुझे थोड़ा सा काम है और ये मुझे परेशान कर रही थी। 1 घंटे बाद हमारी ट्रेन है। जल्दी जल्दी सारा काम खत्म करके निकलना भी है, इसलिए बस थोड़ी सी देर के लिए मैं इसे आपके पास छोड़ जाती हूँ। आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? मैंने कुहू को अपनी गोद में लेकर उसके प्यारे से गालों पर किस करते हुए कहा, अरे बेला, थोड़ी सी ही देर को क्यों? मैं तो कहती हूँ तुम जाओ अपने भाई की शादी में। इसे तो मैं अपने पास रख लूंगी। छोड़ जाओ उसे मेरे पास। क्यों कुहू, बुआ के पास रहेगी ना? कुहू भी मेरे गालों से ऐसे लग गई जैसे कि कहना चाह रही हो, मुझे आपके साथ ही रुकना है, मम्मा के साथ नहीं जाना। खैर, थोड़ी देर बाद कुहू चली गई अपने ननिहाल। अब तो मेरा हर दिन ऐसे कटता था जैसे दिन नहीं पूरा साल हो। पूरा दिन कांटे से नहीं कटता। बहुत याद आती थी मुझे कुहू की। एक दिन मैंने बहुत हिम्मत करके बेला को वीडियो कॉल किया। अंदर से थोड़ी सी घबराहट भी हो रही थी कि पता नहीं वहां पर सब लोग क्या सोचेंगे। पहली ही बार में बेला ने फोन रिसीव कर लिया। कुहू उसकी गोद में ही थी। कुहू से बात करने के बाद मैंने बेला से कहा, बेला, अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो तुम कुहू से मेरी हर रोज बात करवा दिया करो प्लीज। तुम्हें जब भी टाइम मिले। तुम्हें पता है, इसका चेहरा देखकर मेरी सारी थकान परेशानी दूर हो जाती है। जब से ये गई है मेरा किसी भी काम में मन नहीं लग रहा। बेला ने हंसते हुए कहा, ठीक है दीदी, कल से मैं आपको एवरीडे कॉल करूंगी। ओके, मगर आप अपना ध्यान रखिएगा। ऐसा ना हो कुहू की याद में बीमार हो जाए। इधर 3-4 दिन हो गए मगर मेघा का फोन अभी तक नहीं आया था। मैंने सोचा मैं ही कर लेती हूँ, आखिर पता तो चले कि क्या हुआ। मैंने कई बार फोन किया मगर उधर से कोई आंसर नहीं मिला। अब तो मेरे मन में तरह तरह के ख्याल आने लगे। मैंने डिसाइड कर लिया, कल सुबह मैं खुद उसके घर जाकर पता करूंगी। दूसरे दिन मैं मेघा के घर पहुंच गई। वहां पहुंचकर जो मैंने सुना, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। घर पर मुझे मेघा तो नहीं मिली, उसके हस्बैंड थे। उन्होंने जो बताया उसे सुनकर तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेघा के हस्बैंड ने मुझे बताया। जब मैं घर लौटा तो मेघा ने मुझे सानिया के बारे में सब कुछ बताया। मैंने फ़ोन करके सानिया को घर बुलाने की कोशिश की। मैंने उससे कहा, बेटा कुछ दिन के लिए हमारे साथ आकर रहो। पहले तो वो आ ही नहीं रही थी, बहाने पर बहाने बना रही थी। मेरे बहुत ज़्यादा कहने पर वो आ तो गई मगर रुक नहीं रही थी। हमने उसे ज़बरदस्ती रोका। रात को खाना खाते खाते उसे वॉमिटिंग हो गई। हमने सोचा शायद गर्मी की वजह से हो गई होगी, मगर जब दूसरे दिन भी उसे कई बार उल्टी हुई तो मेघा ने उसे डॉक्टर के पास चलने के लिए कहा। इस पर वो आनाकानी करने लगी। मेघा उसे ज़बरदस्ती डॉक्टर के पास लेकर गई। डॉक्टर ने सानिया का चेकअप करने के बाद मेघा से कहा कि इसे लेकर लेडी डॉक्टर के पास जाए, इसे मेरी नहीं लेडी डॉक्टर की ज़रूरत है। मेघा इसे लेकर लेडी डॉक्टर के पास गई। वहाँ पर डॉक्टर ने बताया कि इतना बोलकर वो चुप हो गई। उनके चेहरे को देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि इन्हें किसी बात का बहुत बड़ा धक्का लगा है। मैंने बहुत बार उनसे पूछा, भाई साहब बताइए तो क्या कहा डॉक्टर ने? इस पर उन्होंने बहुत मुश्किल से अपने मुंह से ये शब्द निकाले। डॉक्टर ने कहा कि सानिया प्रेग्नेंट है। मुझे तो उस डॉक्टर के यहाँ से ही कॉल आया था कि आपकी पत्नी बेहोश हो गई है। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मेघा बेड पर बेहोश पड़ी हुई थी और सानिया उसके पास बैठी बैठी रो रही थी। थोड़ी देर बाद जब मेघा को होश आया तो उसने मुझे बताया सानिया के बारे में। मैंने कहा,
अब मेघा कैसी है और वो कहाँ है? उन्होंने कहा, वो सान्या को लेकर दूसरे शहर में रह रही है। वहाँ हमारी कोई रिश्तेदारी भी नहीं है और हमें वहाँ कोई जानता भी नहीं है। इस मकान का भी सौदा हो चुका है। थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटीज़ रह गई है, वो पूरी होते ही मैं भी चला जाऊँगा। मैंने कहा, मैंने मेघा को कई बार कॉल भी किया मगर उसका फ़ोन ही नहीं लगा। उन्होंने कहा, मेघा ने अपना फ़ोन नंबर भी चेंज कर दिया है। वैसे परसों सुबह मैं वहाँ जा रहा हूँ, यहाँ से थोड़ा बहुत सामान ले जाना है। अगर आप चलना चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। मैंने कहा, ठीक है, आप मुझे बता दीजिए कितने बजे निकलना है। उन्होंने कहा, आप सुबह जितना जल्दी आ सको। मैं सुबह 7 बजे ही आ गई थी, इसलिए हम दोपहर तक पहुंच गए थे। शायद मेरे आने की खबर मेघा को लग गई थी, इसीलिए तो वो मुझे देखकर जरा सी भी सरप्राइज नहीं हुई। मैंने मेघा से कहा, तुमने सान्या का अबॉर्शन क्यों नहीं करा दिया? मेघा ने कहा, डॉक्टर ने साफ मना कर दिया था क्योंकि 4 मंथ्स पूरे हो चुके थे। मैंने पूछा, और वो लड़का जिसके साथ सान्या रह रही थी, वो क्या कह रहा है? सान्या की और इस बच्चे की जिम्मेदारी। मेरी बात पूरी होने से पहले ही मेघा बोली, साफ मना कर दिया उसने। हमने जब उस लड़के से बात की तो पता है उसने क्या कहा? पहले तो उसने हमसे बहुत ही बदतमीजी से बात की। उसने हमसे कहा, आप लोग अपनी बेटी की गलती की सजा मुझे देना चाहते हो। लिव इन में रहने का फैसला उसका था, मेरा नहीं। जब उसे पहली बार पता चला था कि वो प्रेग्नेंट है, मैंने तो उसे बहुत समझाया था कि जाकर डॉक्टर से कंसल्ट कर लो, लेकिन वो तो एक ही बात पर अड़ गई थी कि हम शादी कर लेते हैं। साथ में रहने का मतलब ये तो नहीं कि मैं हर लड़की से शादी करता फिरूं। मैं शादी वहाँ करूँगा जहाँ पर मेरे पेरेंट्स बोलेंगे। हमने उसे ये भी कहा कि हमें अपने पेरेंट्स से मिलवा दो, तो उसने कहा, क्या करोगे आप उनसे मिलकर? मेरे लिए वो अपने स्टेटस के हिसाब से लड़की पसंद करेंगे। जितनी आपकी सैलरी है उतने पैसे तो हम अपने नौकरों को ऐसे ही दे देते हैं। आप लोग ये तो भूल ही जाइए कि मैं आपकी बेटी से शादी करूँगा। हाँ, अगर कुछ फाइनेंशियल हेल्प चाहिए तो बता दीजिए। बात करते करते मेघा रो पड़ी और मैं ये सोचने पर मजबूर हो गई कि ये सब जो कुछ भी हुआ, इसमें गलती किसकी है, मेघा की या उसके हस्बैंड की, जिन्होंने अपनी बेटी को लाड़ प्यार के नाम पर उसे पूरी खुली छूट दे दी अपनी जिंदगी के सारे डिसीजन लेने की, या फिर उस लड़के की जो सान्या के साथ लिव इन में था। क्या उस लड़के ने मजबूर किया होगा सान्या को ऐसा करने पर, या फिर खुद सान्या की जो आधुनिकता की अंधी दौड़ में शामिल होकर एक ऐसे गड्ढे में गिर गई थी जहां से बाहर निकलना नामुमकिन था। इन सारे सवालों के जवाब किसी के भी पास नहीं थे। इस समय मैं मेघा को दिलासा भी तो नहीं दे सकती थी। क्या कहती उससे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तू टेंशन मत ले। अपने सारे सवालों के साथ मैं वापस आ गई। फोन पर मेघा से हालचाल लेती रहती थी। धीरे धीरे 1 महीना पूरा हो गया। उस दिन मैं अपने रूम में बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, तभी नरेन मेरे पास आया। उसने कहा, दीदी, आज मैं आपकी कुहू को लेने जा रहा हूँ। कल की शादी है, हो सका तो परसों तक हम लोग वापस आ जाएंगे। कल तो दूध वाला आएगा नहीं, मैंने उसे मना कर दिया है। परसों सुबह आप दूध लेकर फ्रिज में रख लेंगी। वो क्या है ना, कुहू को दूध चाहिए होता है, दूध पिए बिना वो सोती नहीं। मैंने कहा, कैसी बातें करते हो नरेन, मैं भला क्यों मना करूँगी, तुम बेफिक्र रहो, ले लूँगी दूध। और भी कुछ काम हो तो बेझिझक बोल सकते हो। नरेन ने कहा, नहीं दीदी, बस और कोई काम नहीं है, अब मैं चलता हूँ। कल आपको वीडियो कॉल करके कुहू से बात कराऊंगा। नरेन चला गया। दूसरे दिन रात को नरेन ने वीडियो कॉल किया। लाइट पिंक कलर के ड्रेस में कुहू बहुत क्यूट लग रही थी। नरेन को गए 3 से 4 दिन हो गए, मगर बेला और नरेन अभी तक वापस नहीं आए थे, ना ही उनका कोई फोन आया था। मैंने सोचा शायद बेला की मौसी ने उन दोनों को रोक लिया होगा। शादी के बाद और भी बहुत काम हो जाते हैं, जैसे रिसेप्शन वगैरह, मगर अब तो पूरे 5 दिन हो चले थे, अभी तक उन दोनों की कोई खबर नहीं थी। इसीलिए मैंने बेला को फ़ोन किया, मगर कई बार फ़ोन करने के बाद भी फ़ोन रिसीव नहीं हुआ। मन में तरह तरह के ख्याल आने लगे थे। हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है कि जब भी कुछ ऐसे वैसा हो तो हमारे मन में गलत ख्याल पहले आते हैं। मेरा हाल भी कुछ ऐसा ही था। मैंने ईश्वर से प्रार्थना की, हे ईश्वर,
ऐसा वैसा कुछ ना हो, सब कुछ ठीक हो। ये सोचते हुए मैंने नरेंद्र को फ़ोन किया। नरेंद्र ने भी कई बार में फ़ोन रिसीव किया। वो रो रहा था। मैंने घबराते हुए उससे पूछा, नरेंद्र क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो, सब कुछ ठीक तो है ना? मगर वो और भी ज़्यादा ज़ोर से रोने लगा। हिलकियों की वजह से उसके मुंह से शब्द नहीं निकल पा रहे थे। जैसे तैसे उसके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला, दीदी आपकी कुहू। इतना सुनते ही मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने पूछा, नरेंद्र क्या हुआ कुहू को, वो ठीक तो है ना? बोलो नरेंद्र, नरेंद्र कुहू कहाँ है, मेरी उससे बात कराओ। नरेंद्र नरेंद्र तुम रोए क्यों जा रहे हो, कहाँ है कुहू, आखिर ऐसा क्या हो गया नरेंद्र, बताओ तो। नरेंद्र बस फूट फूट कर रोए जा रहा था, वो बोल ही नहीं पा रहा था। तभी किसी ने उसके हाथ से फोन ले लिया। उधर से आने वाली आवाज किसी लेडी की थी। उसने मुझसे पूछा, आप कौन बोल रही हैं? मैंने उसे अपना नाम बताया। उसने कहा, ओह अच्छा, आप बेला की पड़ोस वाली दीदी बोल रही हैं। मैंने कहा, हाँ, मगर ये नरेंद्र इस तरह से रो क्यों रहा है, और ये कुहू के बारे में क्या कहना चाह रहा है, क्या हुआ है उसे, वो ठीक तो है ना? मेरे मन में तरह तरह के ख्याल आ जा रहे थे। कुछ देर के लिए वो लेडी खामोश हो गई। मेरे दोबारा पूछने पर उसने सिर्फ इतना कहा, आपकी कुहू ठीक नहीं है। मैं आपको फ़ोन पर सब कुछ नहीं बता सकती। आप चाहें तो यहाँ आ जाएं और अपनी आंखों से देखें उस मासूम के साथ जो कुछ भी हुआ है। नरेन के फ़ोन से मैं आपको यहाँ का एड्रेस सेंड कर देती हूँ। मैंने उसे थैंक यू बोलकर फ़ोन रख दिया। जल्दी में मैं उसे ये भी पूछना भूल गई कि वो कौन है, नरेन से उसका क्या रिश्ता है। 2 मिनट बाद ही नरेन के नंबर से मैसेज आ गया। ये किसी हॉस्पिटल का एड्रेस था। इस बारे में मैंने घर में सभी को बताया और कहा कि कल सुबह किसी भी हालत में मुझे कुहू के पास जाना है। मेरे हस्बैंड शुभ ने कहा, टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। हो सकता है उसने कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा। अब शादी वाले घर में तो बच्चों पर ध्यान कहाँ रहता है, इसीलिए बच्चे अपनी मन का करते हैं। तुम ऐसा करना, गाड़ी से चली जाना, जल्दी तभी पहुंच जाओगी। मैंने कहा, और आप ऑफिस कैसे जाएंगे? उन्होंने कहा, तुम मेरी और यहाँ की चिंता मत करो, यहाँ पर हम सब संभाल लेंगे। और रही बात मेरे ऑफिस जाने की, तो इसी बहाने मेट्रो का सफर भी हो जाएगा। वैसे भी आज तक मैं मेट्रो में नहीं बैठा। चलो अब तुम आराम करो, कल सुबह तुम्हें जल्दी निकलना है। मैंने सोने की बहुत कोशिश की, मगर नींद तो जैसे मेरी आंखों का रास्ता ही भूल गई थी। वो रात बहुत लंबी थी, सुबह होने का नाम ही नहीं ले रही थी। सुबह होने के इंतजार करते करते अचानक कब मेरी आंख लग गई पता ही नहीं चला। खिड़की पर चिड़ियों की चहक से मेरी नींद खुली। घड़ी में देखा तो 5:30 बजे थे। मैं जल्दी से उठकर तैयार हो गई। ड्राइवर भी आ चुका था। शुभ ने मुझे खाने का डब्बा देते हुए कहा, मुझे पता है इस समय तुम कुछ भी नहीं खाओगे, इसीलिए मैंने इसमें थोड़ा सा खाना पैक कर दिया है, याद से खा लेना। उनको बाय बोलकर मैं गाड़ी में बैठ गई। मुझे हर एक पल भारी लग रहा था। मन कह रहा था जल्दी से कुहू के पास पहुंच जाऊं। रास्ते में शुभ का फोन आ गया। उन्होंने मुझे जबरदस्ती अपनी कसम देकर खाना खाने को मजबूर कर दिया, वरना तो मेरी इच्छा पानी पीने की भी नहीं हो रही थी। शाम को 4 बजे मैं हॉस्पिटल के गेट पर थी। रिसेप्शन पर जाकर मैंने जैसे ही नरेन का नाम लिया, तभी एक लेडी ने मुझे आवाज़ देते हुए कहा, आप बेला की दीदी है ना? मैंने हमें अपना सिर हिलाया। उसने कहा, कल मेरी ही आपसे बात हुई थी, बेला मेरी फ्रेंड है, आप मेरे साथ आइए। मैं उसके पीछे पीछे चल दी। वो मुझे लेकर आईसीयू की तरफ बढ़ रही थी और इधर बढ़ रही थी मेरी धड़कन। आईसीयू के बाहर नरेन और बेला बैठे थे, दोनों ही बेसुध से थे। मैंने जाकर बेला के कंधे पर हाथ रखकर उसे पुकारा। मेरी आवाज़ सुनकर उसने पलटकर देखा। मुझे देखते ही बेला मेरे गले से लिपटकर फपक पड़ी। दीदी को। बेला लगातार रोए जा रही थी। दीदी मेरी बच्ची। वहां का सीन ऐसा था, पत्थर दिल इंसान भी रो पड़ता। मैंने बेला को चुप कराते हुए कहा, बेला बच्चा मुझे बता तो सही आखिर हुआ क्या है। तभी बेला की फ्रेंड जिसका नाम अदिति था, उसने मुझे आंखों से इशारा करके कहा, अभी आप कुछ मत पूछिए, मैं आपको बाद में सब बताती हूँ।
अदिति उसी हॉस्पिटल में जूनियर डॉक्टर की पोस्ट पर थी। अदिति बहुत समझदार थी। उसने धीरे धीरे माहौल हल्का करने की कोशिश की और फिर सबको कैंटीन में ले गई। नरेन और बेला कुछ नहीं खा रहे थे तो उसने उन दोनों को समझा बुझाकर खाना खिलवाया। वहीं पास ही में उसका घर था। उसने मुझसे कहा, आप मेरे घर पर रुक जाइए, रात को घर आकर मैं आपको सब बताती हूँ। मैंने कहा, वो तो ठीक है, मगर मैं कुहू से मिलना चाह रही थी। एक बार उसे देख लेती तो थोड़ा सुकून मिल जाता। मेरी बात सुनकर वो सोच में पड़ गई। मैंने कहा, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? उसने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, अगर मैं कहूँ कि आप उसे ना ही देखें ना ही मिलें तो क्या आप मानेंगी मेरी बात? मैंने कहा, आखिर बात क्या है, क्यों रुकना चाहती हो तुम मुझे उससे मिलने से? उसने कहा, पहली बात तो ये कि आप उसे इस हालत में देख नहीं पाएंगी, और दूसरी बात, अगर आप अंदर जाएंगी तो बेला भी जिद करेगी अंदर जाने की और वो फिर से बेहोश हो जाएगी। उसके बाद उसे होश में लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैंने कहा, देखो अदिति, मैं तुमसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रही हूँ, तुम कुछ भी करो, कैसे भी करके बस एक बार मुझे कुहू से मिलवा दो। ये सारी बातें हमने खाना लेकर आने के दौरान रास्ते में की थी। उसने कहा, ठीक है, मैं कोशिश करूँगी। खाना खाकर हम सब वापस आ गए। अदिति ने नरेन से कहा, नरेन, तुम बेला को लेकर रूम पर जाओ और आराम करो। दीदी को मैं अपने घर भेज दूंगी, वो वहाँ आराम से सो जाएंगी। तुम्हारे साथ वहाँ जमीन पर उन्हें तकलीफ होगी। नरेन बेला को लेकर चला गया। बेला जाना नहीं चाह रही थी। अदिति ने उसे जबरदस्ती भेज दिया। उन दोनों के जाने के बाद अदिति ने कहा, आइए दीदी, चलिए मेरे साथ। अंदर जाने से पहले उसने मुझे एक किट दी थी पहनने को। कांपते कदमों से मैं अदिति के साथ अंदर गई। अंदर जाकर उसने एक बड़े बेड की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो देखिए, वो पड़ी है आपकी कुहू। 1 हफ्ता हो गया, इसे अभी तक होश नहीं आया है। मैंने जैसे ही कुहू को देखा, मुझे चक्कर आ गया। मैं लड़खड़ाकर गिरने ही वाली थी कि अदिति ने मुझे संभाल लिया। आंखों में आंसू लिए सवाल भरी नज़रों से मैंने अदिति को देखा। उसकी आंखों में भी नमी थी। मैं जानना चाहती थी कि कुहू की ये हालत किसने की। वो तो 3-4 साल की मासूम बच्ची थी। उसके गुलाबी गाल, जिन्हें मैं छूने से भी डरती थी कि कहीं चोट ना आ जाए, आज उसके वही गाल बुरी तरह से घायल थे। उसके पतले गुलाबी होंठ, उन पर भी ऐसे निशान थे जैसे किसी ने बहुत जोर से अपने दांत गड़ाए हों। उसका पूरा चेहरा पूरी तरह से घायल था। मैंने अदिति से पूछा, ये इसके चेहरे का ये हाल किसने किया? अदिति मेरी तरफ आंखें फाड़कर देखने लगी। उसने कहा, लगता है दीदी आपने कुहू को गौर से नहीं देखा। चेहरे से ज्यादा घायल उसका शरीर है। आगे बढ़कर उसने कुहू के ऊपर से कपड़ा हटाते हुए कहा, ये देखिए, उस दरिंदे ने कितनी बेरहमी से इस मासूम को अपनी हवस का शिकार बनाया। कुहू की हालत देखकर मेरी आंखें पत्थर जैसी हो गई थी। मैं बेजान मूर्ति के जैसे उसके सामने खड़ी होकर उसे देखे जा रही थी। मेरी आंखों से गर्म लावा बहकर मेरे गालों पर गिर रहा था। अदिति ने मेरा हाथ पकड़ा और खींचकर मुझे वहां से बाहर ले आई। इस सब की कल्पना तो मैंने सपने में भी नहीं की थी, और फिर कौन होगा जो ऐसी कल्पना करेगा? अदिति ने मुझसे कहा, दीदी आप खुद को संभालिए, वरना बेला को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं आपको इसी वजह से रोकना चाह रही थी। मैं जानती थी कुहू को इस हालत में आप देख नहीं सकेंगी। अब आप ऐसा कीजिए, ड्राइवर के साथ घर चली जाइए। अभी थोड़ी देर में डॉक्टर साहब राउंड पर आएंगे, वो कुहू का चेकअप करेंगे, इसलिए मेरा यहाँ रहना ज़रूरी है। मैंने कहा, कोई बात नहीं अदिति, मैं तुम्हारा वेट कर लूँगी, मगर मैं अकेले तुम्हारे घर नहीं जा सकती। उसने मुझसे बहुत कहा, मगर मैं अपनी बात पर अड़ी रही। लगभग 1 घंटे बाद वो मेरे पास आई। हम दोनों गाड़ी में बैठकर घर आ गए। सारे रास्ते न वो कुछ बोली और न मैं ही कुछ बोली। घर पहुंचकर उसने मुझे एक कमरे में पहुंचा दिया और बोली, दीदी आप आराम कीजिए, थोड़ी देर में मैं आपसे मिलती हूँ। अदिति जल्दी ही आ गई थी। उसने मुझे शुरू से आखिर तक सारी बातें बताई। उसने कहा,
उस दिन बेला के भाई की बारात लौट कर आई थी। सभी लोग नववधु के स्वागत में बिजी थे। बेला ने कुहू को ऊपर वाले रूम में सुला दिया था, ये सोचकर कि नीचे सभी लोगों का शोर हो रहा है। शोर की वजह से वो बार बार उठेगी और फिर नींद न होने के कारण चिड़चिड़ी होकर रोएगी। अकेली की वजह से उसने नरेन को उसके पास भेज दिया था। उसने नरेन से कहा, आप पूरी रात सोए नहीं हो, कल आपको ऑफिस भी जाना होगा, इसलिए आप कुहू के पास जाकर सो जाइए। नरेन कुहू के पास जाकर सो गया। थोड़ी देर बाद नरेन का फोन आया बेला के पास। उसने बेला से कहा, बेला जरा किसी के हाथों एक गिलास पानी तो भेज देना। बेला ने कहा, अभी तो मेरे पास ऐसा कोई भी नहीं है जिसे मैं भेज सकूं। ऐसा कीजिए ना, 2 मिनट के लिए आप ही आ जाइए, एक रस्म भी करनी है आपको, वो भी करके चली जाइएगा। बस 2 मिनट की ही तो बात है। बेला के बुलाने पर नरेन नीचे आ गया। बातों बातों में ये लोग भूल गए कि कुहू ऊपर कमरे में अकेली सो रही है। 2 मिनट की बोलकर नरेन को नीचे आई पूरे 1 घंटा हो गया था। 1 घंटे बाद अचानक नरेन उठा और ये बोलते हुए ऊपर की तरफ चला गया, ओ माय गॉड, मैं तो भूल ही गया कुहू ऊपर अकेली है। ऊपर जाकर उसने जैसे ही रूम का गेट खोला, वो बुरी तरह से चीखा। चीख सुनकर हम सभी लोग भागकर ऊपर गए। देखा तो कुहू खून से लथपथ हो बेहोश पड़ी हुई थी। मैंने जल्दी से उसे गोद में उठाया और सीधे हॉस्पिटल पहुंची। उसे देखते ही डॉक्टर ने कहा, अदिति, अगर तुम 10 मिनट भी लेट हो जाती तो शायद हम इसे बचा नहीं पाते, मगर अब शायद उम्मीद कर सकते हैं। टाइम तो लगेगा मगर ये ठीक हो जाएगी, अगर ईश्वर ने चाहा तो। मैंने पूछा, कौन था वो दरिंदा? अदिति ने बताया, बेला की मौसी के नेवर हैं, उनके यहाँ रेंट पर रहने आया था 2 महीने पहले। यहाँ अकेला रहता था, सुना है उसका परिवार किसी गांव में रहता है। हम लोगों को तो शायद ही कभी पता चलता। उस दिन इतना घिनौना काम करके वो चुपचाप भागने की तैयारी में था। उसने सोचा होगा घर के सभी लोग अपने अपने कामों में लगे होंगे, किसी का भी उस पर ध्यान नहीं जाएगा और वो चुपचाप अपना सामान समेटकर रफू चक्कर हो जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। उस दिन वो कांड करके जैसे ही अंदर आया, उस समय उनके गार्डन में माली काम कर रहा था। उसने अंदर जाकर उसके बारे में बताया कि आपके घर में जो किराएदार है उसके कपड़ों पर खून लगा है, लगता है कुछ गड़बड़ है, वो बहुत जल्दी में आया है, जल्दी कीजिए साहब, ऐसा ना हो भाग जाए, उसे पकड़ लेते हैं। वो लोग माली के साथ जैसे ही बाहर आए, वो लड़का कपड़े बदलकर लगभग भागने की तैयारी में था। उन्होंने उसे पकड़कर पूछताछ की तो वो हड़बड़ा गया और हड़बड़ाहट में कभी कुछ तो कभी कुछ बकने लगा। उन लोगों ने पकड़कर उसे कमरे में बंद कर दिया और पुलिस को फोन करने ही वाले थे। तब तक पूरी कॉलोनी में कुहू के बारे में शोर मच गया था। जब उन लोगों ने सुना तो वो समझ गए कि हो ना हो उनके इसी किराएदार ने ये काम किया होगा। उन्होंने उसे कमरे से निकालकर जैसे ही कुहू के बारे में पूछा, उसका चेहरा सफेद पड़ गया, उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। उन लोगों ने उसे इतना मारा, मार मार के अधमरा कर दिया था। उसी समय किसी ने पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस आई और उसे उठाकर ले गई। बाद में पूछताछ में पता चला वो लड़का भले घर का है, यहाँ शहर में नौकरी करने आया था, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, किसी ढाबे पर काम कर रहा था। वहीं पर किसी ने उसे कोई बीएफ दिखाई होगी, उसी से उसका दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा उसकी कहानी पर, चलो मान लिया कि वो सच बोल रहा है, तो क्या उस भेड़िए को वो नन्ही सी बच्ची ही मिली थी? और फिर वो तो घर के अंदर सो रही थी ना? अदिति ने कहा, आपका सवाल भी सही है। जिस रूम में कुहू सो रही थी उस रूम की विंडो बहुत बड़ी है और ठीक उसी विंडो के सामने वो रूम है जिसमें वो लड़का रहता था। हो सकता है उस समय वो अपने फोन पर ही वीएफ देख रहा होगा और वीडियो देखते देखते उसकी नज़र कैसे भी करके रूम में सो रही कुहू पर पड़ गई होगी और वो चोरी छुपे रूम में घुस गया होगा, क्योंकि उस दिन भीड़भाड़ बहुत ज़्यादा थी और म्यूजिक भी बहुत तेज था। सभी लोग किसी न किसी काम में बिजी थे। मैंने कहा, ऐसे इंसान को तो आधा ज़मीन में गाड़कर उस पर पागल कुत्ते छोड़ देने चाहिए। अगर वो मेरे हाथ लग जाता ना तो उसे ऐसी सजा देती उसकी 7 पुश्तों तक याद रखता। अगर पुलिस ने अपना असली रूप दिखाया होता ना तो वो तोती की तरह सब बक देता। अदिति ने पूछा, असली रूप से आपका क्या मतलब है? मैंने कहा,
मेरा मतलब है कि अगर पुलिस ने अपना डंडा सही तरीके से घुमाया होता ना तो वो सारी सच्चाई उगल देता। अदिति ने लंबी सांस छोड़ते हुए कहा। दीदी, उसके शरीर पर डंडा मारने के लिए पुलिस वालों को जगह भी तो चाहिए होगी ना। मैंने आपको बताया ना, पुलिस के आने से पहले लोगों ने उसे बहुत बुरी तरह से मारा था। उसके शरीर में कई जगह फ्रैक्चर हो गए थे। जब तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता तब तक पुलिस वाले उसे हाथ भी नहीं लगा सकते। इस समय मैं खुद को बहुत ही बेबस महसूस कर रही थी। शुभ का फोन आया तो मैंने उन्हें सारी बातें बता दी। सुनकर वो भी तुरंत आ गए। दूसरे दिन मैं और शुभ सुबह 12 बजे हॉस्पिटल पहुंचे। वैसे तो मैं सुबह जल्दी निकल जाती, मगर रात को शुभ बहुत लेट आए थे, इसलिए आँख थोड़ी देर से खुली। जब मैं सोकर उठी तो अदिति जा चुकी थी। हमारा नाश्ता टेबल पर लगा हुआ था। हम लोग फटाफट तैयार होकर हॉस्पिटल के लिए निकल गए। मैं और शुभ जैसे ही आईसीयू के पास पहुंचे, नरेन और बेला भागकर हमारे पास आ गए। बेला के फेस को देखकर लग रहा था जैसे वो मेरा ही वेट कर रही थी। मुझे देखते ही वो मेरे गले से लग गई। आज उसकी आंखों में कुछ चमक सी थी। मेरे पूछने से पहले ही उसने कहा, जानती है दीदी, आज मेरी गुड़िया रानी को होश आ गया। अभी थोड़ी देर पहले मुझे डॉक्टर साहब ने बताया। सच में? क्या तुम सच बोल रही हो? मैंने छोटी बच्ची की तरह खुश होते हुए पूछा। मैं अपनी खुशी में ये भी भूल गई कि मैं ये सवाल एक माँ से पूछ रही हूँ कि तुम सच बोल रही हो। हम लोग बातें कर ही रहे थे कि सामने से अदिति मुस्कुराती हुई आई। उसने बताया, मैं अभी अभी सर के केबिन से आ रही हूँ कुहू के बारे में बातें करके। उन्होंने कहा है कुहू अब पूरी तरह से खतरे से बाहर है और धीरे धीरे होश में आ रही है। वो अभी पूरी तरह से होश में नहीं है, 1-2 दिन में पूरी तरह से होश में आ जाएगी। उसके बाद हम उसे रूम में शिफ्ट कर देंगे, फिर तुम अपनी बेटी के साथ रह सकती हो। उसने बेला के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। वैसे तो शुभ उसी दिन वापस जाने को बोल रहे थे, मगर जब उन्होंने देखा और महसूस किया कि मैं कुहू से मिले बिना वापस जाना नहीं चाहती तो उन्होंने कुछ दिन की छुट्टी ले ली ऑफिस से और मेरे साथ वो भी रुक गए। हम लोग तो होटल में रूम लेकर रुकना चाहते थे, मगर अदिति ने अपनी कसम देकर हमें होटल में रूम लेकर रुकने से मना कर दिया। इधर कुहू को होश तो आ गया था, मगर अब जो कुहू मेरे सामने थी वो कुहू बहुत अलग थी। पहले जो बच्ची हर समय फूल की तरह महकती रहती थी वो अब मुरझा चुकी थी। उसकी आंखों से चमक गायब हो चुकी थी। हर समय अपनी मुस्कान से सबको मोहने वाली नन्ही सी कुहू अब हंसना भूल चुकी थी। अब तो वो अपने पास आने वाले हर इंसान को देखकर रोने लगती थी। इधर शुभ की छुट्टियां भी खत्म हो रही थी, इसीलिए ना चाहते हुए भी हम लोगों को वापस आना पड़ा। मैं सोच रही थी, देर से ही सही वो बच्ची तो होश में आ गई, मगर हम लोग कब होश में आएंगे? उस समय सान्या के साथ जो कुछ भी हुआ उसका सारा दोष हमने सान्या के सिर मर दिया। उसके साथ हुई हर गलत चीज के लिए हमने उसे ही जिम्मेदार ठहरा दिया था। मगर यहाँ कुहू तो बहुत छोटी बच्ची थी जिसे फैशन का एफ भी पता नहीं था। वो तो छोटे कपड़े पहनकर नहीं घूमती थी, न ही किसी क्लब में शराब पीकर डांस करती थी। वो नन्ही सी जान तो अपनी माँ के आंचल में छुपकर बोतल से दूध पीती थी। उस मासूम को क्या पता होगा लटके झटके क्या होते हैं, तो फिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? कौन जिम्मेदार है सबके लिए? हमारे देश की लड़की, छोटी हो या बड़ी लड़की, या फिर इंटरनेट पर दिखने वाली अश्लीलता, या फिर हमारी कमजोर मानसिकता जिसके आगे हम बेबस होकर कुछ भी गलत करने पर विवश हो जाते हैं। एक लड़की 24 साल की सान्या, दूसरी 4 साल की कुहू। इन दोनों लड़कियों के साथ लगभग एक ही जैसी घटना हुई। एक को बहला फुसलाकर शिकार बनाया गया तो दूसरी का गर्दन दबोच कर शिकार किया गया। आखिर ये सिलसिला कब रुकेगा? एक का शिकार बहला फुसला कर किया गया तो दूसरी का गर्दन दबोच कर किया गया। आखिर ये सिलसिला कहाँ जाकर रुकेगा? आखिर कौन जिम्मेदारी लेगा इस सब की? बहुत कोशिश करने पर भी मुझे मेरे सवालों के जवाब नहीं मिले। क्या आप लोग दे सकते हैं मेरे इन सवालों के जवाब? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में जाकर जवाब जरूर दीजिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल स्टोरी टेलिंग को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।